हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जैसे कि हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके हमारा टॉपिक जो है डैट इज़ द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का ये सेकंड पार्ट है और ये चैप्टर 5 है बिजनेस लॉ का। ये BBA BCom इवन जो CA फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। और इसके अंदर आज जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। इसके जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके रिटन नोट जो है आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसी तरह अगर आपको ये मेरा एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अंडरस्टैंड कंसेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों माइंड जो है उनके अंदर कंसेंसस एडाइडम है, जो वो एक चीज़ को सेम वे में इंटरप्रेट करते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से उसने जो है अपना प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। That proposal is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. तो coercion के अंदर क्या होता है कि फिजिकली जो है उसको कोई थ्रेट दी जाती है। जो undue influence है इसके अंदर ये जो है moral coercion होता है, मेंटली ज़बरदस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल कोहर्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो वीक माइंड को डोमिनेट कर लेता है। वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है कि जैसा वो वीक माइंड को कहता है वैसा ही वीक माइंड करता है। इट इज़ द डोमिनेशन ऑफ ए वीक माइंड बाय ए स्ट्रॉन्ग माइंड टू एन एक्सटेंट विच कॉजेज द बिहेवियर ऑफ द वीकर पर्सन टू अज्यूम एन अननेचुरल करेक्टर। कई बार देखो क्या होता है कि कई पार्टीज जो एग्रीमेंट के अंदर उनके अंदर रिलेशन ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, जैसे फादर एंड सन का रिलेशन है। तो उसके अंदर भी क्या है कि फादर इस पोजीशन में होता है कि वो अपने सन के माइंड को जो है डोमिनेट कर सकता है। Section 16 of the Contract Act provides that a contract is said to be induced by undue influence। कि सेक्शन 16 कहता है कि हम उस सिचुएशन में मानते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, जब दोनों पार्टीज़ के बीच में इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है। वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, और वो अपनी इस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेजेस ओवर द अदर। जैसे पुलिस ऑफिसर है, उसकी कस्टडी में अक्यूज्ड है, तो वो अक्यूज्ड को इतना डोमिनेट कर देता है कि वो अपनी 2 लाख की प्रॉपर्टी जो है 20,000 में पुलिस ऑफिसर को सेल कर देता है। अब हम देखते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ये माना जाता है कि ये रिलेशन या इन सिचुएशन के अंदर क्या है कि वक्त जो पर्सन है उसको दूसरा पर्सन जो है डोमिनेट करता है। फर्स्ट है वेयर ही होल्ड्स ए रियल और एपरेंट अथॉरिटी, कि जैसे मास्टर और सर्वेंट के केस में मास्टर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो सर्वेंट को डोमिनेट करता है। जैसे पुलिस ऑफिसर उसकी कस्टडी में अक्यूज था, अक्यूज्ड ने जो है अपनी प्रॉपर्टी 2 लाख की 20,000 में सेल कर दी, और वाई जो था डैट ही वांटेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, के ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। और कई बार कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फेथ के ऊपर होते हैं, ट्रस्ट के ऊपर होते हैं, जैसे फादर एंड सन है, एडवोकेट एंड क्लाइंट है। यहाँ पे हम एक केस देखते हैं मूडी वर्सेस कॉक्स, जिसके अंदर एक एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट को कुछ प्रॉपर्टी सील करता है। क्लाइंट कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ओवर वैल्यूड है, और उसकी जो कंसेंट ली गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशन माना जाता है।
पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, स्पिरिचुअल एडवाइज़र एंड डिसिपल के बीच में, गार्डियन एंड वार्ड के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, लॉयर एंड क्लाइंट के बीच में, और उसी तरह पब्लिशर एंड द ऑथर, ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। और उसी तरह देखो फिड्यूशियरी रिलेशन जो है, जैसे लड़का लड़की है, दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है, मैन एंड हिज नियर रिलेटिव, आंट एंड नेफ्यू। कुछ सिचुएशंस के अंदर देखो जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, और वहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है पर्दनशी वुमेन नहीं है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, क्रेडिटर एंड डेटर, मनी लेंडर एंड बोरोवर। और उसी तरह हम देखते हैं कि वेयर ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। कि यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जहाँ पे उसकी मेंटल कैपेसिटी चाहे टेम्पररी चाहे परमानेंटली जो है इफेक्टेड है, चाहे एज की वजह से या कोई बीमारी की वजह से या मेंटल या उसको कोई फिजिकली बीमारी की। जैसे इसके अंदर केस है रानी एनापूर्णी एंड स्वामीनाथन। एक पुअर हिंदू विडो होती है, विधवा होती है, जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, और मनी लेंडर कहता है कि मैं 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा। तो ये भी जो केस है डैट इज़ ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस अपॉन ए पर्सन हु इज़ इन मेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो था रिड्यूस कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस पाया जाता है वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, अगर वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसीलिए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हुज कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको पूरा कैंसिल भी किया जा सकता है, और इसके अंदर कोई बेनिफिट अगर किसी पार्टी ने लिया है वो बेनिफिट उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। जैसे एक्स से मनी, यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे एक्स ने मनी एडवांस किया वाई को, और वाई ने जो था बॉन्ड एग्जीक्यूट किया 200 का, और इंटरेस्ट जो था 6% पर मंथ था। कोर्ट ने इस बॉन्ड को सेटिसाइड कर दिया, उसको कहा कि यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ पे करना है, और इस इंटरेस्ट पे एज मे सीम फिट। कोर्ट ने जो रीजनेबल इंटरेस्ट था उसके ऊपर उसको इंस्ट्रक्शन दी पे करने के लिए। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डैट देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड एन एग्रीमेंट विल बी ऑन द पर्सन हुज पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। जैसे फादर हैज़ टू प्रूव ही हैड नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड हिज सन इन केस ऑफ एनी गिवन एग्रीमेंट। और उसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है अनकॉन्शनेबल, जो कि अनरीजनेबल मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और पर्दानिशी वुमन है वहाँ पे भी जो है दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया। बट जैसे हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर, लैंडलॉर्ड एंड डेटर की सिचुएशन के अंदर जो है प्रज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि जो वीकर पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस वहाँ पे सस्पेक्ट होता है जहाँ पे इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है, कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी 2 लाख की चीज़ 20,000 में सेल कर दी, या उनकी अंदर इनक्वालिटीज़ है, एज के बेसिस पे है या किसी और तरीके से है, या पार्टीज़ के अंदर फिड्यूशियरी रिलेशन है, पर्दानिशी वुमन है, या कई बार क्या होता है कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स होते हैं जहाँ पे अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसी के अंदर हम केस करते हैं। कृपा रामा एंड सामी उद्दीन अबखाना, ए यूथ ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, स्पेंड थ्रिफ्ट एंड ड्रकड। उसने बेसिकली क्या था कि वो फजूल खर्ची करता था, शराबी था, और उसने पैसे उधार लिए, और वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो था पे करना था 2% पर मंथ। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ये अनरीजनेबल है। पर्दानिशी वुमेंस वो वुमेंस होती हैं जो पर्दे के पीछे से कम्युनिकेशन करती हैं। उनका जो बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड होता है उनके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। दे डोंट हैव मच इंट्रैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो पर्दानिशी लेडीज़ होती हैं, क्योंकि उनको दुनियाई नॉलेज नहीं होती, तो स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती हैं।
और ये माना जाता है कि ऐसी जो पर्दानिशी वुमेन्स होती हैं जो पर्दे के अंदर रह के कम्युनिकेशन करती हैं, अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर होती हैं, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है उसको बाइंड नहीं किया जा सकता। दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंटेलिजेंट है और उसने अपनी मर्जी से उस लेडी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वो एक कंसिडरेबल एज की है और उसने डीड को अच्छी तरह से अंडरस्टूड किया है। अनकॉन्शनेबल बार्गेन जो होती हैं कि यहाँ पे अनरीजनेबल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांजैक्शन होती है अनफेयर होती है और यहाँ पे माना जाता है कि जो कंसेंट है दैट इज़ कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कृपा रामा एंड सामीउद्दीन अब खन्ना के केस में कि 18 ईयर जो कि बेफजूल खर्ची करता था, ड्रंकर्ड भी था, उसने 900 उधार लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट 2% पर मंथ के हिसाब से। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ये अनरीजनेबल है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोहर्शन एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो जो कोहर्शन है इसके अंदर फिजिकल फोर्स जो है यूज़ की जाती है, थ्रेट दी जाती है, इवन सुसाइड का अगर थ्रेट है तो वो भी कोहर्शन माना जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो वीक माइंड को जो है इन्फ्लुएंस करता है, उसको डोमिनेट करता है। तो कोहर्शन जो है किसी से भी हो सकती है, स्ट्रेंजर से भी आ सकती है और जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पार्टीज़ के बीच में रिलेशन होता है जिसकी वजह से दूसरी पार्टीज़ को डोमिनेट करती है। कोहर्शन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल है, जिसकी कोहर्शन के द्वारा कंसेंट लेके है वो चाहे तो वो इसको वॉइड ठहरा सकती है, ये वॉइडेबल होता है, या कोर्ट जो है इसको सेट असाइड कर सकती है या मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर इसको इन्फोर्स कर सकती है। कोहर्शन जो है इंडियन पीनल कोड के अंदर ये क्रिमिनल एक्ट है, बट ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और उसी तरह ही हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैट इज़ द फ्रॉड, जिसके अंदर हम, क्योंकि पहले हमने कोहर्शन किया पिछली वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग ने अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉड, जिसको कि सेक्शन 17 जो है डील करता है। देखो फ्रॉड के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्ट्स आ जाते हैं जो एक व्यक्ति करता है और जिसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि दूसरे व्यक्ति को चीट करना है। फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल दी एक्ट्स कमिटेड बाय अ पर्सन विद, यहाँ पे इंटेंशन है कि आपने दूसरे को फ्रॉड करना है, दूसरे को चीट करना है, दूसरे को धोखा देना है, दूसरे को डिसीव करना है। फ्रॉड इज़ दी विलफुल स्टेटमेंट। विलफुल स्टेटमेंट है कि आप जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि दूसरा पार्टी जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, आपका जो मंशा होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, उसको चीट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक केस करते हैं, केस अंडरस्टैंड करते हैं। लीडिंग केस है रामबाई वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो जो व्यक्ति था, यहाँ पे इसकी जो एज है वो 60 इयर्स की है, ठीक है। अगर 60 से अबव हो जाते हो तो आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, बट इस बंदे ने क्या किया, इसने कहा, प्रिटेंड किया कि मैं 48 इयर्स का हूँ और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। तो ये एक फ्रॉड था, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी जो है गलत बोल के जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। देखो यहाँ पे जो फ्रॉड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंसेंट है दूसरी पार्टी के, वो फ्रॉड के द्वारा ली गई है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो पार्टी चाहे तो कोर्ट के अंदर जाके है इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। और ये सेक्शन 19 के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहा गया है कि वेयर द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट मीन्स कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। और जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कोर्ट के अंदर जाके इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सेक्शन 17 जो है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्ट्स बताने जा रही हूँ, अगर हम जो पार्टी है अगर कोई भी ऐसा एक्ट करती है और यहाँ पे जो इंटेंशन है वो दूसरी पार्टी को चीट करने के लिए है या उसके पीछे है कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें,
जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स बोल देती हूँ वन बाय वन करके, उसको हम अगली स्लाइड्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। ए फॉल्स सजेशन एज टू ए फैक्ट नोन टू बी फॉल्स नॉट बिलीव टू बी ट्रू। जैसे हमें चीज़ पता है कि ये गलत है, ठीक है, ट्रू नहीं है, या हम किसी चीज़ को जो सिग्निफिकेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बतानी, उसको कंसील कर जाते हैं। एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं जहाँ पे हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती उसको परफॉर्म करने के लिए, या कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसके द्वारा हम दूसरे को चीट करते हैं, या ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन जो लॉ जो कहता है कि ये फ्रॉड है। ए फॉल्स सजेशन एज टू फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। जैसे हम कोई झूठा सजेशन देते हैं या फैक्ट बताते हैं जो कि ट्रू नहीं होता। जैसे फॉल्स स्टेटमेंट मेड रेकलेसली विदाउट इंक्वायरिंग वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स वुड अमाउंट टू बी फ्रॉड। जैसे हम कोई फॉल्स स्टेटमेंट बिना सोचे समझे कर देते हैं, ये नहीं इंक्वायर करते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो फ्रॉड माना जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि हमें ऑनेस्ट बिलीफ होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, बट वो बाद में फॉल्स निकलती है, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाता। जैसे पीक वर्सेस गरने के केस में हुआ कि जो प्रॉस्पेक्टस ऑफ कंपनी डिड नॉट रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लायबिलिटी। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बताया जो लायबिलिटीज़ को डिस्क्लोज करता था। और नेचुरली जब हम लायबिलिटीज़ को हाइड कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है काफ़ी खुशहाल है, प्रॉस्पर है, तो ये जो है सप्रेशन ऑफ ट्रूथ है और ये फ्रॉड है। और उसी तरह एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द बिलीफ ऑफ फैक्ट। जब हमें पता होती है और हम एक्टिवली कोई चीज़ कंसील कर लेते हैं। इफ़ ए पर्सन कंसील्स ए फैक्ट विच इज़ मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसको हम कंसील कर जाते हैं, तो वहाँ पे ड्यूटी बनती है टू डिस्क्लोज इट। देखो, मेयर डिस्क्लोजर जो होता है फ्रॉड नहीं होता अगर वहाँ पे ड्यूटी नहीं बनती डिस्क्लोज करने की। जैसे लेट द बायर बी वेयर। यहाँ पे ए सेल्स ए मोटर कार टू बी एंड देयर इज ए डिफेक्ट इन द कार विच इज़ नॉट एपरेंट। जो कि दिखाई नहीं देता, जो कि मेजर डिफेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये एक फ्रॉड है, क्योंकि आपने एक्टिवली चीज़ जो सिग्निफिकेंट है वो कंसील की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं और वहाँ पे हमारी इंटेंशन जो होती है उसको परफॉर्म करने की नहीं होती, तो वो भी क्या है कि एक फ्रॉड होता है। प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। जैसे शरीन मॉल वर्सेस जॉश जेम्स के केस में हुआ था। ए मैन एंड वुमेन वेंट थ्रू ए सेरेमनी ऑफ मैरिज, और हस्बैंड जो था इसको रियल मैरिज नहीं मानना चाहता था, तो यहाँ पे उसने जो वाइफ की कंसेंट ली है डैट इज़ थ्रू फ्रॉड। और उसी तरह ही कोई ऐसी चीज़ करना जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो है कि हमने फ्रॉड किया है, और जिसके अंदर क्या है कि हम बेसिकली क्या है कि देखो, जैसे कोई भी जैसे हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जहाँ पे हमारी इंटेंशन जो होती है वो फ्रॉड करने की होती है, या कोई एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ कहता है कि ये फ्रॉड है। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर जो है जिस बंदे का दिवालिया निकल जाता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो अगर वो जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे किसी को ट्रांसफ़र करता है या सेल करता है, तो इट मीन्स कि वो अपने क्रेडिटर के साथ चीटिंग कर रहा है, ये एक फ्रॉड माना जाता है। अब हम देखते हैं कि एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। इसके अंदर हम एक और केस करते हैं, अख्तर बेगम वर्सेस हजारीलाल। ए सोल्ड सर्टन प्रॉपर्टी टू बी, और उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि अगर उसको कोई डिफेक्टिव टाइटल की वजह से लॉस होता है बी को, तो ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। ए ने वो पहले प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर रखी होती है और ये बात उसने बी को डिस्क्लोज नहीं की होती, तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसने जो चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट थी, यहाँ पे ए ने जो है फ्रॉड किया है। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड। अब देखो, यहाँ पे जो फ्रॉड है मस्ट बी कमिटेड बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट
विद द कनाइवेंस कि यहाँ पे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसकी साजिश के साथ या उसके एजेंट के द्वारा किया गया है। रेसी रिवर सिल्वर माइनिंग कंपनी वर्सेस स्मिथ, यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी थे, दे इशूड ए प्रॉस्पेक्टस containing false representation on the face of which Z agreed to buy some share from the company। एक prospectus इशू किया जिसके अंदर false representation थी, जिसके फेस पे Z ने शेयर परचेज कर लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो चीज़ है उनके साथ prospectus के अंदर गलत बताई गई है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट्स ऑफ द कंपनी हैं, तो उन्होंने जो है फ्रॉड कमिट किया है, तो Z जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, देखो यहाँ पे हम कोई बात जो है असर्शन कर मतलब कुछ बात ऐसी कहते हैं जो कि सही नहीं होती। ए जो था वो बी को डिसीव करना चाहता था और उसने बी को कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इस ये बिल्कुल फ्री है, इसके अगेंस्ट कोई मैंने लोन नहीं लिया, कोई मैंने इसको मॉर्गेज नहीं किया, इट इज़ फ्री फ्रॉम इनक्यूबरेंस। इनक्यूबरेंस होता है कि जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन लिया है, तो इट मीन्स कि उसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया हुआ है, तो वहाँ पे पहले मुझे उसको मॉर्गेज पे करके फिर मैं उसको सेल कर सकता हूँ। बट जबकि प्रॉपर्टी जो थी वो गिरवी रखी हुई थी, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था डैट वाज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पे जो इंटेंशन थी टू डिसीव, मतलब यहाँ पे जब भी आप कोई फ्रॉड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वहाँ पे आपकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरी पार्टी को चीट करना चाहते हो और आप एक्चुअल में दूसरी पार्टी को चीट करते हो और दूसरी पार्टी जो है कोई लॉस बियर करती है। सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्रॉड, सेक्शन 19 जो है इसके साथ डील करता है। देखो यहाँ पे अगर जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है अगर वो कोई एक्शन नहीं लाना चाहती, कई बार पार्टी जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अफर्म दी कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पे उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, बट स्टिल क्या होता है कि जैसे मान लो आपने जो है फ्रॉड करके जो है जैसे मान लो प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो थी अनट्रू स्टेटमेंट थी, आपने शेयर परचेज कर लिए आगे सेल कर दिए, तो ये जो है अफर्मेशन है, आपने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है अफर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी जैसे मान लो ए ने शेयर परचेज किए हैं ओरिजिनली कंपनी से, प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो था वहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो अनट्रू थी, तो अब ए ने आगे सी को सेल कर दिया है, तो सी जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ए ने जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर दिया। सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ दी कैंसलेशन, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बट कुछ सिचुएशन के अंदर नहीं कर सकती जहाँ पे साइलेंस जो होती है वो फ्रॉड मानी जाती है और एग्रीव्ड पार्टी के पास मीन्स होते हैं, अगर वो चाहती तो वो जो ट्रुथ है उसको डिस्कवर कर सकती थी, या उस पार्टी को पता था कि मेरे साथ जो है फ्रॉड होने जा रहा है और वो इस बात का जो है फ़ायदा उठाती है। तो यहाँ पे पार्टीज की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे पार्टी जो होती है उनको हम ओरिजिनल पोजीशन के अंदर स्टोर बैक नहीं कर सकते। यहाँ पे एक इनोसेंट थर्ड पार्टी जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है इंटरेस्ट एक्वायर कर लेती है। कई बार क्या होता है कि अगर जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है उसे लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है और उसी तरह वो इंसिस्ट कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट किया जाए और उसको ओरिजिनल पोजीशन के अंदर डाला जाए। जैसे ए जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और वो कहता है कि ये फ्री फ्रॉम इनक्यूबरेंसेस है, एक्चुअल में वो मॉर्गेज्ड होती है, तो बी जो है रेस्टिट्यूशन के अंदर वो ए को कहेगा कि जो उसके अगेंस्ट मॉर्गेज है, बैंक का लोन है, वो चुका दे। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्रॉड के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एग्रीव्ड पार्टी उसको प्रूव करना पड़ता है कि मेरे साथ फ्रॉड जो है कमिट हुआ है, जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती है। अब हम देखते हैं मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, कि जहाँ पे पार्टी जो है चुप रहती है तो वो फ्रॉड जो है नहीं माना जाता। जैसे फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल द एक्ट्स विच आर कमिटेड बाय अ पर्सन विद द इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पार्टी।
तो देखो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट सिचुएशन जो है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ, कि लेट द बायर बिहेवियर, ये रूल एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको जो है नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस डू नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। कुछ केसेस के अंदर क्या है कि अगर आप साइलेंट हो, चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, तो वो फ्रॉड नहीं मानी जाती। देखो, नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ द बोथ द पार्टीज। अगर कोई चीज़ जो है दोनों पार्टीज के बीच में है, तो वहाँ पे भी फैक्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम केस के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एच सोल्ड सम पिग्स विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो यहाँ पे लेट द बायर बिहेवियर, बायर ने कोई इन्फॉर्मेशन पिग्स के बारे में नहीं पूछी और पिग्स जो थे वो फॉल्ट के साथ सेल हो गए और उसने नेचुरली डब्ल्यू को नहीं बताया। तो ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि पिग सारे बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये फ्रॉड नहीं है। और उसी तरह एक श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट था, वो LLB स्टडी कर रहा था, उसकी अटेंडेंस जो थी शॉर्ट थी और उसने ये एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर जो है मेंशन नहीं किया, ना ही हेड ने और ना ही यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर स्क्रूटनी की। तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि यहाँ पे वो चेक करें। ऐसे कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे साइलेंस जो है फ्रॉड माना जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो है अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं, जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और जहाँ पे जो साइलेंस है उसको स्पीच के माना जाता है, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। अब देखो, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बेसिकली अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर होते हैं, ओब्रेमाई फिडे। यहाँ पे क्या है कि जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर रिलेशन ऐसा होता है कि आपको जो है अगर कोई आपको सारी सच्चाई जो है बतानी पड़ेगी। अब जैसे इस केस के अंदर राजियर वर्सेस कॉम्बेलिस सैटवर्ड के केस में क्या हुआ कि ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर फॉर क्लाइंट, बट जो ब्रोकर था उसने क्या किया कि अपने शेयर जो है उसको सेल कर दिए। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो अपने क्लाइंट को बताए कि मैं अपने शेयर जो है आपको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है साइलेंस जो है डैट इज़ फ्रॉड। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि उसने अपनी एज झूठ बता के इंश्योरेंस ले ली, तो वो भी क्या है कि वो भी फ्रॉड माना जाएगा। मेरीन फायर लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं आपको पूरे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और जो मैरिज है, देखो यहाँ पे भी आपको जो है फैक्ट जो है बताने पड़ेंगे। अब जैसे इस केस में राजेंद्र सिंह वर्सेस प्रॉमिला के केस में क्या होता है कि हस्बैंड जो है पहले डाइवोर्सी होता है, दोबारा मैरिज करता है, बट ये बात जो है वो अपनी वाइफ और उसके रिलेटिव्स को नहीं बताता कि मैं पहले मैरिड था, मेरा डाइवोर्स हुआ है। तो यहाँ पे जो कंसेंट उसने ली है डैट इज़ बाय फ्रॉड। और उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट के अंदर भी क्या होता है कि पूरा डिस्क्लोजर देना है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है सिग्निफिकेंटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। और कई बार देखो हम कहते हैं कि अगर तू जवाब नहीं देगा, अगर जैसे मैंने किसी से हॉर्स खरीदना है तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर तू जवाब मतलब अगर तेरा हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है, और अगर तू चुप मतलब भी जैसे मैं कहूँ कि हॉर्स तेरा साउंड माइंड का है, आप चुप रहते हो, तो आई अज्यूम कि इट इज़ साउंड माइंड। तो यहाँ पे जो है अगर आप चुप रहते हो, आप बताते नहीं कि आपका हॉर्स पागल है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पूछा कि क्या आपका हॉर्स जो है फिजिकली फिट है, साउंड है, आप चुप रहते हो, इनकार नहीं करते, ठीक है। और उसी तरह कुछ एक्सेप्शंस हैं हाफ ट्रूथ। अगर देखो आधा हम सच बताते हैं, आधा झूठ बताते हैं, तो वो भी क्या है फ्रॉड माना जाएगा। और उसी तरह अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जब आप अपने एग्रीमेंट कर रहे होते हो तब कुछ सिचुएशन और होती है, बाद में कुछ और हो जाती है, तो वो भी आपको जो है वहाँ पे बताना पड़ेगा। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो फ्रॉड के द्वारा होते हैं वॉइडेबल होते हैं। ए पार्टी उस कंसेंट टू द एग्रीमेंट कॉज बाय फ्रॉड हैज़ टू रेमेडीज, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या वो कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई प्रॉपर्टी जो है अगर वो इनक्यूम्बर्ड है
तो उनसे वो जो इनक्यूम्बरेंस है वो हटाई जाए. ही मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन in which he would have if the representation has been made true.